हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 2.2 में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 अध्याय 1। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा अध्याय पढ़ लिया, अभ्यास प्रश्न भी कर लिए। अब जो भी कुछ ज़रूरी प्रश्न हैं हम लोग उनको देखते हैं, ठीक है? तो बच्चों, अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ अपना नोट्स बनाइए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 कि पदार्थ के कणों के आकार के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चों, क्वेश्चन मतलब क्या है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके आकार कैसे होते हैं, आप क्या जानते हैं उनके बारे में। तो सिंपल सा एक लाइन का आंसर है कि पदार्थ के कणों का आकार कैसा होता है, अत्यंत सूक्ष्म, यानी कि अत्यंत छोटा होता है। बस इतना सा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि दो पदार्थों के नाम लिखिए जो ऊर्ध्वपातन करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन। बच्चों, मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है, ठीक है? ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें क्या होते हैं कि ठोस पदार्थ सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में वापस आ जाते हैं। तो ऐसे बताइए कौन कौन से हैं। तो एक मैंने आपको बताया था कपूर, एक क्या बताया था, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? चलिए इसका आंसर लिख लीजिएगा। देखिए आंसर, देखिए अमोनियम क्लोराइड और कपूर, ठीक है? इनमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों कि दो गैसों के नाम बताइए जिन्हें घरों तथा अस्पतालों में संपीड़ित रूप से आपूर्ति की जाती है। संपीड़ित रूप का मतलब इन्हें इकट्ठा कर करके, ठीक है, प्रेशर दे करके इकट्ठा करके इनका यूज करते हैं। तो देखो, जो घरों में जो गैस यूज होता है वो होता है एलपीजी, खाना बनाने के लिए, ठीक है? एलपीजी हो गया। और जो हॉस्पिटल होता है उसमें ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है? तो आप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों का 4 क्या कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक लिखिए। तो जो कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होगा और हिमांक कितना होगा, ठीक है? चलिए इसका आंसर देखिए कि क्वथनांक का है 373 केल्विन। मतलब मैंने आपको ये चेंजिंग सिखाया हुआ है। अगर आपको केल्विन नहीं पता है तो सेल्सियस में तो पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 को जब हम लोग चेंज करेंगे केल्विन में तो 373 केल्विन आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे हो रहा है तो आप पिछली वीडियो में जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और हिमांक मतलब होता है जो जमना, तो किस ताप पे वो जमेगा। तो अगर आपको केल्विन नहीं पता है तो सेल्सियस में पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस, उसको जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 273 केल्विन, ठीक है? चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 वाला कि निम्न में से पदार्थों का निश्चित आयतन है। कौन से का आयतन निश्चित है लेकिन आकार नहीं? आयतन निश्चित है, आकार नहीं। तो ऑक्सीजन गैस का दोनों निश्चित नहीं होता है। शर्करा, इसका दोनों निश्चित होगा तो ये भी सही नहीं है। क्रिस्टल, ये भी दोनों निश्चित है, ये भी सही नहीं है। लकड़ी, इसका भी दोनों निश्चित होगा, ये भी सही नहीं है। जो जल, जल का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन तो निश्चित होता है ना, तो ये सही है। और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि गैस का कोई आयतन नहीं, कोई आकार नहीं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन से पदार्थों का आयतन व आकार निश्चित नहीं होता। तो आयतन भी नहीं और आकार भी नहीं, तो ऐसा गैस में होता है। देखिए इसमें गैस कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन सही है, शर्करा क्रिस्टल गलत है, लकड़ी ये भी गलत है, जल ये भी गलत है, वायु ये सही है, ठीक है? तो बच्चों हमको पता है कि आयतन और आकार किसके निश्चित नहीं होते हैं, गैस के। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और वायु, क्योंकि दोनों क्या हैं, गैस है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि भारतीय प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व कौन है, ठीक है? तो जो देखिए पंच तत्व कौन है, पंच तत्व मतलब कि जिनसे मिलकर के मतलब एक को कहा जाता है कि इन्हीं से मिलकर पूरा ब्रह्मांड क्या हुआ, बना हुआ है, समस्त संसार इन्हीं से बना हुआ है, ठीक है? तो देखिए ये आपके बुक में नहीं है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने दादाजी से पिताजी से पूछेंगे, ठीक है, जो बड़े घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता है, ठीक है? ठीक है, इसका आंसर क्या है कि भारतीय प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व, पंच मतलब होता है बच्चों 5, तत्व मतलब अब जानते ही हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी ये पहला तत्व है, वायु दूसरा तत्व है, अग्नि तीसरा तत्व है, अग्नि मतलब बच्चों आग, जल ये चौथा है, और आकाश कौन सा है, पांचवा। तो यही पंच तत्व हैं, ठीक है?
जिससे मिलकर क्या हुआ है, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन देखिए 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कि तरल क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों तरल क्या होता है उसका क्या देना है, उदाहरण देना है। ठीक है, तो बच्चों लोग जानते हैं कि तरल मतलब कि जिनमें बहाव का गुण हो, चाहे वो गैस हो चाहे द्रव हो, अगर बहाव का गुण है तो हम क्या कहेंगे, वो तरल है। ठीक है, चलिए आंसर देखिए, आंसर में कि कोई भी पदार्थ जो बह सकता है, क्या बह सकता है और अपना आकार बदल सकता है, तरल कहलाता है। जैसे द्रव, जो द्रव जानते हैं ना, दूध हो गया, पानी हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, ये सब चीज द्रव हैं। ठीक है, तेल वगैरह। तथा गैस, गैस भी आपका क्या है, तरल पदार्थ है, क्योंकि उसमें बहने का गुण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो 9 में क्या कह रहा है कि जल में घुली ऑक्सीजन का एक उपयोग बताइए। यानी कि जल जो होता है उसमें जो ऑक्सीजन घुली होती मिली होती है, उसका क्या प्रयोग है। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि जल में भी तो ढेर सारे जीव रहते हैं ना, पेड़ पौधे रहते हैं, जलीय जीव हैं। ठीक है, तो क्या उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको चाहिए ना। तो देखिए वही होता है कि जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां देखिए। बच्चों अगर वीडियो की स्पीड तेज हो तो आप अपने अनुसार उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 10वां देखिए। कह रहा है कि ठोस, द्रव एवं गैसों में किसकी संपीडितता सबसे अधिक और किसकी कब सबसे कम है। तो बच्चों किसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है और किसको सबसे कम। तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि ठोस को सबसे कम दबाया जा सकता है, मतलब सबसे कम संपीड़ित किया जा सकता है, और जबकि गैस को ज़्यादा किया जा सकता है। और ऐसा क्यों है, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखिए इसका कि गैसों की संपीडितता सबसे अधिक और ठोसों की सबसे कम है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, 11 वाला क्या कह रहा है कि ठोस, द्रव और गैस की दृढ़ता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। तो दृढ़ता सबसे मजबूत कौन होता है, ठोस होता है, द्रव की गैस। ठोस हो गया ना, तो आंसर देखिए सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में और फिर गैस में। इस तरीके से क्या होता है आपका दृढ़ता का क्रम होता है घटते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में कहेगा तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि ठोस, द्रव एवं व गैस में किसको खुरची जा सकती है। जो खुरची का मतलब है स्क्रैच करना, ठीक है ना। तो किसको किया जा सकता है बताइए, ठोस को। उसके अलावा किसी को आप खुरच नहीं सकते हैं, ट्राई कर लीजिए। हवा को खुरचिए, पानी को खुरचिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ठोस को खुरचा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा क्यों होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए कि पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं, गतिशील होते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ठीक है, चाहे ज़्यादा करे या कम करे पर करते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है या होती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, आप जल की धार को क्यों नहीं काट पाते। इसका आंसर देखिए क्या होगा, बहुत सीधा सा आंसर है कि जल के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल में बताए थे। ठीक है, उसे एक साथ बांधे रखता है। वही बल जो उनके बीच काम करता है उसको क्या करता है, एक साथ बांधे रखता है, इसलिए हम उसको काट नहीं पाते हैं। ठीक है, 2 गैसों के उदाहरण दीजिए। कोई भी 2 गैस का नाम बता दीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, कोई भी बता सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि आप यही लिखें, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जो अब लघुत्तरीय प्रश्न चलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़े बड़े होंगे, मतलब कि इसमें 2 से 3 लाइन होंगी। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडा क्यों अनुभव होता है। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था वाष्पीकरण। ठीक है ना, ये वही प्रोसेस होता है इसमें, पसीना सूखने में और ठंडा लगने में। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आंसर देखिए कि पसीने के वाष्पन के लिए ऊष्मा शरीर से ली जाती है। कहाँ से, शरीर से। ठीक है, पंखे में बैठने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि हवा लगता है तो वाष्पन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और हमें ठंडा का अनुभव होता है। मैंने आपको वाष्पीकरण की पूरी प्रक्रिया समझा दी थी ऊपर वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों कि आर्द्रता से आप क्या समझते हैं। बच्चों आर्द्रता मतलब होता है नमी, क्या होता है, नमी।
तो कह रहा है कि वायु के प्रति घन मीटर में उपस्थित, मतलब 1 घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वायु में प्रति घन मीटर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सॉरी 3 देखिएगा, इसमें से 3 देखिए क्या कह रहा है। चलिए, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा समझाइए। ऊर्ध्वपातन कई बार आ चुका है, ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। कई बार तो पढ़ भी चुके हैं, एक बार आ गया तो देख लेते हैं कि किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी कि जब पदार्थ सॉलिड से सीधे कहाँ बदल जाए, गैस में, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों कि किन्हीं 2 ऊर्ध्वपातन पदार्थों के नाम लिखिए। यानी कि ऐसे 2 पदार्थ बताइए जिनमें क्या होता हो, ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, तो देखिए इसमें कह रहा है कि कपूर में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड में होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और एक है आपका नेपथलीन एवं शुष्क बर्फ, इसमें क्या होता है, शुष्क बर्फ, यानी कि क्या हो जाएगा, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो ये क्या है, ये चारों में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देखिए कि उन कारकों को लिखिए जो किसी गैस को द्रवित करने में सहायक होते हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर हैं कि जिनसे क्या करते हैं कि हम लोग गैस को प्रभावित कर सकते हैं, गैस को द्रवित करने मतलब द्रव में बदलने के लिए जो होता है उसमें सहायक होते हैं। तो मैंने आपको बताया तापमान परिवर्तन और दाबमान परिवर्तन पढ़ाया था बच्चों, याद है आपको। तो वही कह रहा है कि देखिए उत्तर में कि उच्च दाब व निम्न ताप 2 ऐसे कारक हैं जो किसी गैस को द्रवित करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर क्या कर दें, कम कर दें, प्रेशर हाई कर दें, तो वो बहुत जल्दी क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फैला देने पर गीले कपड़े क्यों जल्दी सूख जाते हैं या सूखते हैं। और चलो देखे होंगे कि अगर कपड़ा साफ करके उसको फैला दिया जाए तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था सतही क्षेत्रफल पर वाष्पीकरण, याद है वो एग्जाम्पल ये थे चाय वाला। तो देखिए इसमें कि फैला देने पर गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि फैलाने से उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, और जल के वाष्पन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि सतह जितना ज़्यादा होगा वाष्पन की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। जो देखिए परिभाषा क्या रहा है कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की एक किग्रा को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। पहले भी बता दिया था मैंने आपको जब वीडियो वो चल रहा था अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि किसी पदार्थ के 1 किलो को उसकी गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा वैसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। अब देखिए इसका आंसर, किसी पदार्थ के 1 किग्रा को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब ठोस को पिघलाने के लिए जो चाहिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण के लिए जो चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। 9 क्या कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है, किसमें को मापेंगे इसको। ठीक है, तो कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति किग्रा है। तो अब दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं या दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब 10 क्या कह रहा है, और पकड़ ले रहा हूँ, चलिए ठीक है। देखिए कह रहा है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। बर्फ है
तो उसके गलने के लिए गुप्त ऊष्मा कितनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, उत्तर ये है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, मात्रक मैंने अभी ऊपर जस्ट ऊपर समझाया है इसी क्वेश्चन के पहले, या 335 जूल प्रति ग्राम। देखिए ये कैलोरी प्रति ग्राम में है, ये जूल प्रति ग्राम में है, या देखिए ये लिखा, ये बच्चों ये लिखा है कि 335 गुणित्ते 10 की घात 3, बच्चों ये 10 की घात में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इतना जूल प्रति किग्रा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। किसके, जल के। देखिए बच्चों जल के आंसर देखिएगा इसका, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 जूल प्रति ग्राम, या 2260 गुणित्ते 10 घाते 3 जूल प्रति किग्रा। तो अब दोनों में से कोई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अंतराण्विक बलों के आधार पर ठोस, जो ये द्रव है, ठीक है, द्रव तथा गैसों का वर्णन कीजिए। किसके आधार पे, अंतरा आणविक बल। बच्चों अंतरा आणविक बल क्या होता है कि कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक बल, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कह रहा है कि आंसर देखिए, अब ठोसों में अंतरा आणविक बल अत्यधिक प्रबल होते हैं ताकि इसे बनाने वाले अवयव कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनमें उनके मध्य स्थान नगण्य होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ठोसों में रिक्त स्थान क्या होता है, नगण्य होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इसी कारण ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि उनके कण क्या हैं, बहुत पास पास रहते हैं, तथा इनका घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो डेंसिटी होगा वो भी क्या होगा, घनत्व, यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है। द्रवों में अंतराण्विक बल इतने प्रबल होते हैं कि वे अवयव कणों को एक साथ बांधे रख सकें, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन उतने प्रबल नहीं होते कि अवयव कणों की स्थिति निश्चित रख सकें। मतलब होते तो पास में हैं, ठीक है, द्रव की बात कर रहा है, पास में होते बांधे रखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होते हैं कि उनका आकार कैसा हो जाए, निश्चित हो जाए, ठीक है। इसलिए द्रव जो होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है तथा द्रव बहते हैं। अभी ऊपर बताया था ना कि तरल पदार्थ हैं, ठीक है। गैसों में अंतराण्विक बल अत्यधिक निर्बल, यानी कि बहुत कम होता है, दुर्बल बच्चों, ठीक है, अत्यधिक दुर्बल होता है, निर्बल दुर्बल आप कह लीजिएगा। इसलिए गैसों के अवयव कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, वो कहीं भी गति कर सकते हैं, ठीक है, तथा उपलब्ध स्थान घेर सकते हैं, यानी कि जितना भी उनको जगह मिलेगा वो क्या करेंगे, वो सारी जगह को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब अगला अभ्यास करेंगे, ठीक है, अध्याय 2 करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, उनमें अंतर कीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए इसका आंसर, उत्तर देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं। कितनी, 3। पहला ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैसीय अवस्था। अब इन्हीं अवस्थाओं में क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए, देखिए पहला है, देखिए पहला अंतर क्या है, ये देखिए ऐसे काला बना लीजिएगा कि ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर, ठीक है बच्चों। देखिए ठोस इधर हो गया, द्रव और गैस। पहला क्या है कि ठोस कठोर होते हैं तथा उन्हें दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरा द्रव के देखिए, द्रव कठोर नहीं होते तथा बहुत कम दबाया जा सकता है, ठीक है। गैस कठोर नहीं होते तथा उन्हें अत्यधिक दबाया जा सकता है या संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। नीचे लिखा है, देखिए ये हो गया, आपका यहाँ तक हो गया, मैंने ये बता दिया ऊपर ही, ठीक है, ये तो हो गया ना। चलिए दूसरा देखिए, किसकी, ठोस की बात कर रहा है। इनका निश्चित आयतन व आकार होता है, किसके, ठोस के। गैस में देखिए क्या होता है, द्रव में, पहले द्रव में फिर गैस में।
तो इनका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार नहीं होता। बर्तन का आकार, लेकिन उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। जैसे पानी होगा, जहाँ रखेंगे उसके शेप का हो जाएगा। इनका दोनों नहीं होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार। ये क्या करते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका पूरा आयतन घेर लेते हैं। ठीक है। तीसरा देखिएगा, वे बहते नहीं हैं। कौन? जो आपके ठोस हैं वो बहते नहीं हैं। ठीक है। और ये दोनों, इन दोनों में भाव का गुण होता है। ठीक है। ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, हमेशा ढलान की ओर। वे सभी तरफ बहते हैं, जो हवा होते हैं वो सब तरफ बहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, लोहा, गंधक। जो गंधक मतलब फास्फोरस। उदाहरण जल और पेट्रोल। उदाहरण वायु और हाइड्रोजन। ठीक है। जो भी गैसें, जितनी भी गैसें हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, कि वायुमंडलीय गैसों का विसरण जलीय जीवों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। इस पर आपको लिखना है। तो जो इसका आंसर देखिए, वायुमंडलीय गैस बच्चों मतलब कि जो वायुमंडल में जो घुली हुई है, ठीक है, या मिली हुई है, फैली हुई है, कह सकते हैं। कह रहा है कि वायुमंडलीय गैस से विशेषकर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में ही ना। तो विसरण द्वारा जल में घुल जाती हैं। कहाँ घुल जाती हैं? जल में। घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जंतु श्वसन के लिए करते हैं, ऊपर मैंने बताया था। जलीय पादप जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य निर्माण करते हैं। तो जो आप लोग पढ़े होंगे कि जो पौधे होते हैं वो CO2 लोग क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो वैसे जल में भी होता है। ठीक है। तो बच्चों हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, अब अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।